Hi everyone, this is the chemistry solution for your ANTS 5 and this is the chemistry section. हम लोग सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखेंगे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 को अगर हम देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज. अब आप मेरे को बताइए, अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है पार्टिकल्स रहते हैं आपके कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे. जो कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसलिए इफेक्टिवली 1 पार्टिकल. और ड्यू टू फेस सेंटर्स हम बोलेंगे 6 फेस सेंटर्स के हर एक फेस के कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 3. इफेक्टिवली हम बोलते हैं 4 पार्टिकल्स होते हैं, यही उसका Z का वैल्यू होता है. राइट. हम आपसे बोला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स. अब 4 एटम्स का जो वॉल्यूम होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो एक एटम का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है, एज्यूमिंग इट टू बी स्फेरिकल, उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, विच इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52 में अगर हम देखते हैं, आपसे बोला गया है डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 3 स्फीयर्स अबव एंड 3 स्फीयर्स बिलो इज कॉल्ड. ये क्या है, इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर और ये एक स्फीयर, राइट. और इसी के ऊपर अगर हम इस तरीके का 3 पार्टिकल लगा दें तो ये जब 3 पार्टिकल हम वाइड से जो मार्क्ड है वो 3 मिलके एक ट्रायंगुलर प्लेनर वाइड है, और उसके ऊपर अगर मैं एक और ट्रायंगुलर प्लेनर वाइड प्लेस कर दूं जिसका ट्रायंगल का एपेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है. अब इनके सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा एक शेप बनता है. अब इसमें आपको नोटिस कौन सा पार्ट को करना है, आपको नोटिस करना है इस पार्ट को. अगर आप देखें तो आप यहाँ पे आपको एक प्लेन में 4 पार्टिकल नजर आएंगे और उस प्लेन के एग्जैक्टली ऊपर एक पार्टिकल, उस प्लेन के नीचे एक पार्टिकल. तो ये एक क्या है, एक ऑक्टाहेड्रॉन है, इसीलिए इस वॉइड का नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, राइट. एंड विच इज गिवन इन आवर ऑप्शन सी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, आते हैं अगले सवाल पे. 53 एटम्स ऑफ एलिमेंट बी form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. Atoms of element B form HCP lattice. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बोला है B ने HCP lattice बना लिया है. B ने अगर HCP lattice बना लिया है तो हम मान लेते हैं कि B के n पार्टिकल्स आ गए, राइट. B के n पार्टिकल्स आ गए. अब मैंने बोला एलिमेंट ए क्या कर रहा है, एलिमेंट ए ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लेकिन सारे नहीं, जस्ट 2/3. अब हम जानते हैं कि क्लोज पैकिंग में अगर n पार्टिकल्स आते हैं तो उनके साथ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं ट्वाइस. बट हाउ मेनी आर ऑक्यूपाइड बाय ए, दैट इज द क्वेश्चन. तो ऑक्यूपाइड बाय ए का अगर हम बात करें तो दैट इज जस्ट 2/3 ऑफ द टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो 2/3 ऑफ हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर, 2n. तो दैट मीन्स 4n/3 would be the number of A. अब अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला के लिए हमें सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए. यहाँ पे A अगर 4n/3 है, B अगर n है, तो क्या मैं n कैंसिल करके इस पूरी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ A4B3 एंड A4B3 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर D एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, आते हैं अगले सवाल पे. CSCl में आपको बोल दिया है कि ये क्रिस्टलाइज करता है एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में. तो इसमें अगर आप देखें तो हम बोलेंगे क्या, देखिए बेटा, इस कॉर्नर पे तो Cl- रहेगा और बीच में रहेगा आपका Cs+. ऑब्वियसली ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे और ये डिस्टेंस जो होता है ये होता है बॉडी डायगोनल, विच इज √3 है, राइट. ये बीच वाला जो है वो Cs+ है और ये जो है साइड वाला Cl- है, ये भी Cl-, राइट. अब आपको बोला गया है कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है, तो हम ये बोल सकते हैं कि √3 है जो बॉडी डायगोनल होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ क्लोराइड प्लस 2 into रेडियस ऑफ सीजियम एंड प्लस रेडियस ऑफ Cl-. तो हम बोल सकते हैं 2 times ऑफ रेडियस ऑफ Cs+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- will be equal to the entire body diagonal, that is equal to √3a, राइट. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ Cs+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- इज इक्वल टू √3a/2. इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी. ओके, प्रीटी सिंपल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बेटा, द रेडियस रेशियो r प्लस बाय r माइनस ऑफ के एफ इज 0.98। तो आपको r प्लस बाय r माइनस बता के रखा है जो कि कितना है 0.98 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेडियस रेशियो है r प्लस बाय r माइनस, ये लाई कर रहा है विद इन द रेंज 0.732 एंड 1, राइट। और इस रेंज में अगर कभी भी रेडियस रेशियो होता है तो उसका टाइप होता है, उस केस में कैटायन ऑक्यूपाई करता है क्यूबिकल वॉइड एंड एनायन एक सिंपल क्यूबिक लैटिस, यानी कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है, विच इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ CsCl, एंड वही टाइप होगा इस स्ट्रक्चर का। आंसर C इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बोला गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड रीजन आपको बोला है अमॉर्फस सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। और हम क्लियरली जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द वन जिसमें एक परफेक्ट ऑर्डर फॉलो होता है काफी लंबी दूरी तक। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनमें मिलता है बेटा आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और जो एमॉर्फस होते हैं उनमें मिलता है आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो असर्शन है और रीजन है वो दोनों ही गलत है, और अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अनदर असर्शन रीजन। अब आपको बोला गया है ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और रीजन बोला है फॉर अ टेट्रागोनल सिस्टम दिस आपको ABC और अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो आपको कई बार ऐसा लग सकता होगा कि क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं है, ग्रेफाइट या कहीं नोट्स में मिला नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा ज़रूर आप सोच सकते हैं बेटा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इज समथिंग दैट इज़ वेरी फैमिलियर एंड दैट्स समथिंग दैट इज़ यू नो दैट यू बीन स्टडीइंग सिंस क्लास 10। तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट में इस तरह के हेक्सागोनल लेयर्स फॉर्म होते थे बाइकार्बन एटम्स, राइट। और अगर ये बन रहा है तो ऑब्वियसली वो टेट्रागोनल नहीं है, राइट। तो अगर इस केस को हम देखें तो हम बोलेंगे कि ये असर्शन गलत है, और आपको बोला गया है कि टेट्रागोनल सिस्टम के लिए A = B ≠ C, और अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशनशिप दिया है, अगर हम टेट्रागोनल यूनिट सेल के लिए देखें तो टेट्रागोनल के लिए होता है बेटा A = B ≠ C, लेकिन जो अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशनशिप है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, दिस इज द करेक्ट वन। तो इवन दो रीजन में आपको कंडीशंस दिए हुए हैं, लेकिन दैट इज जस्ट पार्शियली करेक्ट, बिकॉज ये A = B ≠ C ठीक है, बट अल्फा और बीटा और गामा का जो वैल्यूज दिया गया है वो गलत है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं वापस से, और आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल 58 आपसे पूछा गया हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड इन डायमंड। अब आपको याद होगा कि डायमंड शेयर्स द स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर विथ ZnS, यानी कि जिंक ब्लेंड वाला स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड वाले स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि Zn2+ जो होता है वो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, और इसकी वजह से हम ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डायमंड में 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल आर ऑक्यूपाइड। तो 58 का डायरेक्ट आंसर बेटा 50%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 59। अब आपसे बोला गया है आयरन एक्सिबिट्स BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर and above 900 degrees Celsius it transforms to FCC structure. So the ratio of density of iron at room temperature and to that at 900 degrees Celsius is, अब मेरे को बताइए आपको चाहिए डेंसिटी का रेशियो एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, पहला वाला रूम टेम्परेचर और दूसरा वाला 900 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे रहता है तो वो BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट फॉलो करता है, और अगर 900 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो FCC में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब ऐसा अगर है तो आप जानते होंगे कि FCC के लिए जो होता है वो Z4 होता है, यानी कि अफेक्टेड नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इज 4, और यहाँ Z होता है आपका 2, राइट, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, हम बोल सकते हैं कि Z × A/Na × A³, राइट, और वापस से यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z' × A/Na × A'3।
ए सेम रहा क्योंकि उसका एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, और एटॉमिक मास बोलो, मोलर मास बोलो, या फिर उसका एटॉमिक क्या बोले, एटॉमिक रेडियस तो चेंज मैटर भी नहीं करता यहाँ पे क्योंकि हम एज लेंथ देख रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ए और ए कट जाएगा, Na और Na कट जाएगा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा इस तरीके से कि z बाई ए क्यूब इंटू ए डैश क्यूब और z डैश, राइट। जो भी जिसमें भी z मार्क्ड है वो 900 डिग्री सेल्सियस का है, उसमें FCC होता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए देखिएगा, तो z बाई ए क्यूब का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। z BCC के लिए क्या होता है बेटा, 2 होता है। ए क्यूब, अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का यूनिट सेल का अगर आप ए का रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें तो उस क्यूब में हम ये बोलते हैं कि यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक जो बॉडी डायगोनल है विच इज इक्वल टू √3a इज इक्वल टू 4r, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 4r बाई √3। तो a की जगह पे हम ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हम लिखेंगे 4r बाई √3 का क्यूब, राइट, 4r बाई √3 का क्यूब। तो मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, 4r का क्यूब और जो √3 का क्यूब है वो ऊपर चला जाएगा, √3 का क्यूब करने पे हो जाएगा 3√3, राइट। अब यहाँ पे आते हैं ए जो डैश वाले पार्ट है, तो उसमें हमारा फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल जब होता है तो हम बोलते हैं कि √2a, उस केस में होता है √2a इज इक्वल टू 4r, और √2a इज इक्वल टू अगर 4r आता है तो a इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 2√2r। तो a डैश विल बी बेसिकली 2√2r का क्यूब, तो 2√2r का क्यूब 2√2r उसका क्यूब डिवाइडेड बाय z डैश विच इज 4। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, देखिए 2 इंटू 3√3 है, 2√2 का क्यूब मेरे को बताइए, ये हो जाएगा आपका 16√2r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 क्यूब वुड बी 64r क्यूब इंटू 4, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई आराम से किया जा सकता है, 16 4 64 होता है, 2 2 r क्यूब गेट्स कैंसल्ड विद r क्यूब, एंड यहाँ पे अगर √2 दिखाई दे रहा होगा, √2 के साथ कैंसिल होगा तो √2 बचेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बच रहा है वो है 3√3 डिवाइडेड बाय 4√2, और 3√3 डिवाइडेड बाय 4√2 इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन उतना भी ज्यादा टफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। In the crystal of which of the following ionic compounds would you expect maximum distance between the centers of cations and anions? तो मेरे को बताइए कैटायन और एनायन के बीच में जो सेंटर का डिस्टेंस होगा, मान लो ये कैटायन है और ये एक एनायन है, तो यहाँ से यहाँ तक r, उनके सेंटर्स के डिस्टेंस को क्या मैं बोल सकता हूँ कि r प्लस r माइनस। तो जिसमें कैटायन और एनायन का रेडियस मैक्सिमम होगा उसी में उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें चाहिए बड़ा से बड़ा कैटायन और बड़ा से बड़ा एनायन, तो हम जानते हैं लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो Li वाले ऑप्शंस को तो मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे सीजियम भी आया है, सीजियम के साथ एक केस में फ्लोराइड है और एक केस में आयोडाइड है। एज वी नो आयोडाइड इज अ लार्जर एनायन, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सीजियम आयोडाइड हैज़ टू बी द कंपाउंड जिसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस मैक्सिमम है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे आते हैं अगले वाले सवाल पे, क्वेश्चन 61 देखिए बेटा। A cubic solid is made up of two elements P and Q. Atoms Q are present at the corners of the cube and atoms P at the body center. तो वापस से एक क्यूब है जिसके सारे कॉर्नर्स एटम्स कौन सा Q ऑक्यूपाई कर रहे हैं और बॉडी सेंटर पे P, येलो से मैंने P रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपसे बोला गया द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ P एंड Q आर। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा मेरे को बताइए। कॉर्नर सारे 8 इंटू 1/8, अगर हम Q के लिए देखें तो 8 इंटू 1/8 1, और अगर हम P के लिए देखें तो हम क्या बोलेंगे, एक बॉडी सेंटर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1 है 1, तो हमारा रेशियो आ रहा है 1:1, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा PQ। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का बात आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम Q के लिए देखें तो Q के लिए every corner is shared among 8 cubes, right? And each of those cube is going to have a body center particle that is P. तो हर एक क्यूब में उसको एक ना एक P मिलेगा जो कि उसके साथ क्लोजेस्ट है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और अगर आप इस येलो वाले पार्टिकल यानी कि P को देखें तो P को भी अगर आप देख सकते हैं कि दिस इज
at a distance of half of body diagonal, that is root 3a/2 with 8 of these particles, 8 p atoms. तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 8 हो जाएगा, राइट? और pq 8 8 इज ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। आपको बोला है A stands for the edge length of cubic systems, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic, then the ratio of radii of the spheres in these systems will be respectively. Okay, तो हमसे सबसे पहले बोला है simple cubic, उसके बाद BCC, उसके बाद FCC। ओके, अब आपसे बोला है ratio of radii। अब हम जानते हैं हर एक के लिए अगर हम रिलेशनशिप निकालें तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स, जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, राइट? तो इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं, राइट? और इस तरीके के पार्टिकल को अगर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए का डिस्टेंस है दैट ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस आर, राइट? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अगर हम देखें तो कौन कौन से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं? तो बॉडी सेंटर में हम लोग ऑलरेडी बोल भी चुके हैं, हम ये बोलते हैं कि बॉडी डायगोनल जो डिस्टेंस होता है वो रूट 3a वो 4r के बराबर होता है कि नहीं? और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए भी अगर हम देखें तो जो फेस डायगोनल का लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू 4r, राइट? तो फेस डायगोनल का लेंथ जो होता है रूट 2a इज इक्वल टू 4r। ओके, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रेडियस। तो मेरे को बताइए यहाँ से अगर हम रेडियस निकालते हैं, रेडियस हमारा क्या आता है? a/2। यहाँ से रेडियस अगर हम निकालते हैं तो वो आता है रूट 3/4, और यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो हमारा आएगा रूट 2a/4। रूट 2a/4 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, उसे हम लिख सकते हैं a/2 इज टू रूट 3a/4 इज टू a/2 रूट 2, राइट? तो ये होगा रेशियो ऑफ रेडियस इन ऑल दीज 3 केसेस, एंड इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 63। ओके, if density of some lake water is 1.25 gram per milliliter and contains 92 gram of Na plus ions per kg of water, the molality of Na plus ions in the lake is। अब इसको समझते हैं। आपको बोला गया है डेंसिटी क्या है? 1.25, ठीक है। आपको पूछा है मोलालिटी। मोलालिटी को समझा। मोलालिटी को क्या मैं बोल सकता हूँ कि गिवन मास, मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? अब मेरे को बताइए हमारे पास ये क्या बोलता है, गिवन मास ऑफ Na प्लस दिया होगा 92 ग्राम्स, Na प्लस सोडियम का मास होगा 23 इंटू 1000। मास को क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, राइट? सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ बेटा आपको? 1.25 एंड राइट, एंड कितना बोला है? द मोलालिटी ऑफ Na प्लस, राइट, पर केजी ऑफ वाटर। ओके, तो बेसिकली हमें डेंसिटी से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज पर केजी ऑफ वाटर बोला हुआ है। तो हमारे पास 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज जस्ट गिवन देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू प्रोबेबली, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम जो होगा वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। देयर इज नो मेंशन ऑफ वॉल्यूम हियर, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं 1000 माइनस 92/23 एंड दैट वुड बी 4। सो 4 मोलल is the correct answer. That is option number B, right? बढ़ते हैं आगे, question number 64। 138 gram of ethyl alcohol is mixed with 72 gram of water. The ratio of mole fraction of alcohol to water is, ठीक है? ratio of mole fraction यानी कि basically ratio of mole fraction जो होगा, तो मेरे को बताइए mole fraction Na/Nt is to Nb/Nt is same as the ratio of moles। तो हमें बस इन दोनों का मोल्स निकालना है। तो इथाइल अल्कोहल का अगर हम देखें C2H5OH और वाटर का, राइट? अब आपको दिया हुआ है कितना? 138 ग्राम्स और इसका वाटर का कितना? 72 ग्राम्स, राइट? तो हमें यहाँ पे मास रेशियो मिल गया। मास रेशियो के बाद अगर हमें मोल रेशियो निकालना है तो हमें उनके रेस्पेक्टिव मोलर मास से उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 46 यहाँ पे 72 को 18 के साथ 138/46 अगर आप करके देखें तो ये आ जाएगा 3 और 72/18 इज 4, यानी कि 3:4 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलना चाह रहा है मेरे को बताइए। 250 ml of 0.1 molar K2SO4 solution is mixed with 250 ml of 0.2 molar KCl solution. The concentration of K plus ions in the resulting solution is। तो देखिए बेटा, हमारे पास K2SO4 है,
और KCl है। अब आपको पता है कि यहाँ से आपको 2 K+ मिलने वाला है, यहाँ से आपको 1 ही K+ मिलने वाला है, यानी कि इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका डबल कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है यहाँ से आने वाले K+ का। अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली दोनों का मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 250 ml of 0.1 मोलर। तो क्या इनफैक्ट इन दीज सिचुएशंस फाइंडिंग मिलीमोल्स इज ईजियर, राइट, बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन ml। तो हम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml व्हिच इज नथिंग बट मिलीमोल्स निकालेंगे सबका। तो मेरे को बताओ K2SO4 का मिलीमोल्स कितना होगा? 250 इंटू 0.1, 250 इंटू 0.1 इज 25, राइट। और उसी तरीके से अगर 250 ml of 0.2 KCl लेते हैं तो 250 ml of 0.2 ये हो जाएगा 50, राइट। अब मेरे को बताइए 25 मिलीमोल पोटेशियम सल्फेट विल डिसोसिएट टू गिव अस, सिंस की रेशियो यहाँ पे 1:2 है, 50 मिलीमोल ऑफ K+ और 50 मिलीमोल ऑफ KCl। यहाँ पे रेशियो 1:1 है, तो ये भी 50 मिलीमोल ऑफ K+ ही देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है उसमें I will have a total of 100 millimoles of K+, राइट। लेकिन आपसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ जो होगा उसे हम लिख सकते हैं ऐसे, हम तो लिखते हैं मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसे मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। तो मेरे को बताइए यहाँ पे उसका मिलीमोल्स तो हम जानते हैं 100 है, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर आप मेरे को बताइए 250 ml दोनों मिलाया है, तो फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो जरूर 500 ml होगा। तो 500 ml अगर होता है तो 1/5 दैट इज नथिंग बट 0.2 मोलर, और 0.2 मोलर इज ऑप्शन नंबर C। ओके, दिस इज योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। इसमें आपसे बोला गया है द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट गैसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर is shown in the plot। आपसे पूछा गया है the gas with the highest value of Henry's constant is। अब even though there are multiple ways of expressing Henry's law, the most popular and which is also the one in your NCERT is P gas equals KH into mole fraction, which we can just call solubility for this case, right? Solubility of gas। अब अगर हम देखें यहाँ पे किसी भी, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट करने पे KH इंटू मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा उसका KH कम होगा, राइट। और इसका रिवर्स हम बोल सकते हैं कि जिस गैस का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा उसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अ गैस व्हिच हैज the gas which has the lowest solubility so that it has the highest value of Henry's constant। तो हमें करना क्या है, बस हमें 4 गैसेस के ग्राफ को देखना है, G1, G2, G3, G4। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और यहाँ पे प्रेशर है। अब आप किसी भी एक रैंडम प्रेशर पे उसको एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी एक रैंडम प्रेशर पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर G1 का, यानी कि गैस फर्स्ट गैस का सॉल्युबिलिटी इतना है, गैस 2 का सॉल्युबिलिटी इतना है, गैस 3 का सॉल्युबिलिटी इतना है, और गैस 4 का सॉल्युबिलिटी इतना है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि आउट ऑफ दीज 4 गैसेस G4 इज द मोस्ट सॉल्युबल वन एंड G1 इज द लीस्ट सॉल्युबल, एंड जिस गैस का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा उसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब G1 शुड बी आवर आंसर व्हिच इज ऑप्शन नंबर D। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। 67. At 300 Kelvin, the vapor pressure of two liquids A and B are 100 and 500 mmHg respectively। तो आपको दे दिया है P0 A और P0 B का वैल्यू, P0 A 100, P0 B 500। इसे हम लिख सकते हैं 500 टॉर, इसे लिख सकते हैं 500 टॉर। ओके, अब आपसे बोला है if in a mixture of A and B the vapor pressure is 300 mmHg, तो हम इसे लिख सकते हैं the mole fraction of A in the liquid phase and in the vapor phase respectively are। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसे राउल्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए P0 A माइनस P0 B इंटू काई A प्लस P0 B, राइट। और इस फॉर्म को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज क्या होगा। ओके, चलो देखते हैं। तो मेरे को बताइए P आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 300, P0 A माइनस P0 B 100 माइनस 500 वी कैन से माइनस 400 इंटू काई A जो हमें निकालना है प्लस P0 B 500। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 500 माइनस 300, यहाँ पे आएगा 200, है कि नहीं, यहाँ और माइनस 400 इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 400 काई A, और काई A का वैल्यू आ जाएगा आपका 200/400 यानी कि 1/2, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
A in liquid phase is 1/2. अब अगर आपको चाहिए what is the mole fraction of A in the vapor phase, तो mole fraction of A in the vapor phase जिसे हम YA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा P नॉट A इंटू काई ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। P नॉट A इंटू काई ए कैसे निकालेंगे? P नॉट A का वैल्यू दिया हुआ है आपको 100 इंटू हाफ, या फिर जैसे मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर 300। 100 into 0.5 50, 50 by 300, it would be 1/6. तो half and 1/6 should be the correct answer, right? और वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। आते हैं अगले सवाल पे। An ideal solution is obtained on mixing one dichloroethane and 1,2 dichloroethane. Sorry, dibromo. 1 dibromoethane and 1,2 dibromoethane. इन द रेशियो 2:1, दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो होता है वो आपको दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड, P इक्वल्स हम लिख सकते हैं P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B, राइट। और अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा मेरे को बताइए, 173 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आपका 1 डाइब्रोमो जो है उसका रेशियो क्या है, उसका 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/3, और P नॉट B को हम लिख सकते हैं 127 इंटू 1/3, राइट। अब इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 173 इंटू 2/3, और यहाँ पे ये वाला तो काफ़ी सिंपल है, नहीं इसको चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 3 से अगर इसको काटा जाए तो 3 5 15, राइट, 3 5 15 and 23, so that should be 7 21 and 0.66, and यहाँ पे अगर हम करें तो 42.33, right, 42.33, तो 57 plus 42, that should be, oh sorry, this should be multiplied by 2 as well, 57.66 multiplied by 2, so that would be 115.33 प्लस 42.33, तो ये आता है आपका 115 प्लस 142 157.66, और 157.66 का क्लोजेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 158, राइट, 158 टॉर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, अगला सवाल ऑर्गेनिक का है, तो वी विल कंटिन्यू आवर फिजिकल डिस्कशन फ्रॉम सेक्शन बी। Hello my dear students, today I'll be discussing the ANTS part 5 section of medical batch. Let's start with question number 69. इसमें देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, Identify the major products P, Q and R in the following sequence of reactions. तो यहाँ पे हमें बेंजीन दिया हुआ है, इसके साथ CH3, CH2, CH2Cl in the presence of anhydrous AlCl3। तो मेरे हिसाब से ये सबने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा कि अगर एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 है तो दिस रिएक्शन इज व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इससे क्या होगा कि AlCl3 Cl को ट्रैप कर लेगा, लेकिन आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हमें जो कार्बोकेटायन मिलता है उसे हमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ले जाना है, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप रीअरेंजमेंट। तो अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन, और एक बार आपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन बना लिया, अब उस इलेक्ट्रोफाइल को, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और उसी को हम लोग बेंजीन से अटैच करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ये तो सबने सही किया होगा, सही है। एक बार हमारा P बन जाए, अब उन्होंने बोला है कि P का रिएक्शन O2 हाइड्रोलाइसिस के साथ, सबने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। ये बहुत बार नीट, जेई इन सब दोनों एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बताऊं आगे का, यहां तक तो सबने लिख लिया होगा कि हमारा जो P बना है इसका रिएक्शन O2 हाइड्रोलाइसिस, तो इससे फिनॉल बनता है
plus acetone. This reaction is cumene hydroperoxide method. सही है, तो ये मेरा Q हो जाएगा. अब इनके सीक्वेंस के हिसाब से डिपेंड करेगा. जैसे यहाँ पे A और B ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता. इट इज नॉट पॉसिबल ओनली. तो अगर हम लोग C और D में देखें, C इज द करेक्ट आंसर. तो इससे हमें आइडिया लगता है ये हमारा Q है और ये हमारा R. ठीक है, तो यस, एक Q पूछा गया था, एक R. सीक्वेंस के हिसाब से Q मेरा फिनॉल है और R मेरा एसीटोन. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C. सबने मेरे हिसाब से C मार्क किया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70. 70 में क्या पूछा है? एनीसोल. क्या होता है एनीसोल? ये होता है एनीसोल. इसका रिएक्शन हमें पूछा गया है HI के साथ. ठीक है, तो यहां पे अगर देखें HI के साथ, देखो रिएक्शन कैसा होगा. हमें पता है कि अगर HI के साथ रिएक्शन है और ईथर में 3 डिग्री है, या तो ये वाला एल्काइल या तो ये वाला एल्काइल. अगर 3 डिग्री प्रेजेंट हो तो पाथ होता है SN1. लेकिन अगर 3 डिग्री नहीं है, जैसे मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो हम जो पाथ लेते हैं वो है SN2. ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें, ये बॉन्ड टूट नहीं सकता है क्योंकि हमें पता है यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर? इसका मीनिंग होता है कि रेजोनेंस के वजह से ये लोन पेयर पाई लोन पेयर में जाएगा. मतलब यहां आपको दिख तो सिंगल बॉन्ड रहा है, लेकिन यही कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में. क्यों? रेजोनेंस के वजह से. तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले H+ के साथ रिएक्शन करेंगे. मीडियम एसिडिक है तो ये पोलराइज हो गया, और नेक्स्ट SN2 पाथ से ये I- यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट गया. तो इससे बनेगा फिनॉल और CH3I. तो इसका करेक्ट आंसर होगा D. D इज द करेक्ट आंसर फॉर 70. ठीक है, नेक्स्ट 71 को देखते हैं. इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इज. सबने रिएक्शन देख के आइडेंटिफाई कर लिया होगा. दिस इज अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन. इट इज नोन एज राइमर-टाइमन. तो फिनॉल के साथ रिएक्शन हमें दिया है क्लोरोफॉर्म का इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. इसको कहते हैं ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड. दिस प्रोडक्ट इट इज एक्चुअली नोन एज ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड. दिस रिएक्शन इज राइमर-टाइमन. मैं आपको बताना चाहूंगा इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इट्स करेक्ट आंसर इज C. कैसे, मैं आपको बताता हूं. इसके मैकेनिज्म में ये जो क्लोरोफॉर्म और बेस है, इनका जब आप रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले यहां पे एसिड बेस लगेगा, कार्बेनाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप निकला. तो लिविंग ग्रुप के निकलते ही देखो क्या बनेगा. कार्बन के साथ 2 Cl है, एक लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल. तो दिस इज नथिंग बट डाइक्लोरोकार्बीन. तो इसका सही आंसर होगा C. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल. चलो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 72. 72 की अगर बात करें, हमें क्या पूछा गया, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड. देखो इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं. आप लोगों को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. 3 विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि 3 -M ग्रुप है. यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप है जो +H लगा रहा है, कम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ. यहाँ पे एक खाली मैदान और यहाँ पे NO2 -M लगा रहा है, एक विड्रॉइंग ग्रुप. तो ऑब्वियसली देखा देखी यही हमारा आंसर है. बाकी इसे देखो मैं प्रॉपरली जस्टिफाई कर देता हूं कि अगर बात ऑप्शन A की है, आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सही है, तो इस OH पे देखें तो ये तीनों NO2 -M लगा रहे हैं. सही है. नेक्स्ट यहाँ पे CH3 पैरा पे +H. इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, इसमें ये NO2 -M. तो 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो इस पे देखते हैं हम लोग. तो ये वाले क्वेश्चन में देखो हमें लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, ये है OCH3. तो ये फॉर्मेट में लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो मैं बोलता कि पाथ होता है SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. बट वो तो है नहीं. यहां पे एक्चुअली पाथ फॉलो होता है बेंजाइन मैकेनिज्म का. तो इसको एलिमिनेशन एडिशन भी बोलते हैं. अल्टीमेटली होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है. ठीक है, एक्चुअली तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है बिकॉज लिविंग ग्रुप हटता है और न्यूक्लियोफाइल लगता है. लेकिन किस प्रोसेस से, देखो जैसा मैंने बोला है एलिमिनेशन एडिशन.
एलिमिनेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो देखो कैसे हो गए। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका हाइब्रिड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, अब बीटा ऊपर वाले को ले या नीचे वाले को ले। तो ऑलवेज रिमेंबर बेंजाइन मैकेनिज्म में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा के साथ हम बीटा इसको लेंगे, क्यों? ताकि यहाँ पे कार्बन आयन बने, ताकि यहाँ पे कार्बन आयन बने, और उस कार्बन आयन पे ये जो OCH3 है अपना माइनस आई लगा है। अगर हम बीटा इसको लेते तो कार्बन आयन OCH3 से दूर होता, हमें उसे उससे पास रखना है ताकि कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो। अब देखो यहाँ पे ये रिवर्ट करेगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो यहाँ पे बन गया हमारा बेंजाइन, सही है। अब हम लोग अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, एलिमिनेशन पार्ट खत्म, अब एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल को देखो कहाँ पे अटैच करना है, हमें कार्बन आयन OCH3 के पास बनाना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ऐड करो ताकि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो। ये NH2 और OCH3, तो यहाँ पे कार्बन आयन, फाइनली प्रोटोनेशन से ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ऐसे ऑप्शन है कि साइन सब्स्टिट्यूशन वगैरह, मैं आपको बताता हूँ, जब लिविंग ग्रुप जहां से निकलता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये हमारा आंसर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, बट दिस इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन एडिशन एंड दिस इज इन अ वे अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जो साइन सब्स्टिट्यूटेड लिखा है, अगर मैं लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट में, जैसे NH2 को मैं यहाँ या यहाँ पे ऐड करता, अगर एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप ऐड करता तो उसे बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आपने पढ़ा होगा ये सब बेंजाइन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप लोग देख सकते हैं, इट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बी में वही आंसर है, बाकी सब में तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ Cl2, ये है टोल्यूइन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X। तो ये रिएक्शन और कुछ नहीं, Cl2 प्लस FeCl3 का जब आप रिएक्शन करोगे तो देखिए ये तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये Cl2 FeCl3 से इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस बनता है क्योंकि FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल इससे जनरेट हो रहा है इसको हम लोग एक बार ऑर्थो पे लगाएंगे, एक बार पैरा पे। ऐसा क्यों? क्योंकि CH3 एक प्लस H ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग, जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाए। तो आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। तो यहाँ पे बोला है गिव्स X, ठीक है। तो हमारा X देखो हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते थे इसको, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कभी सही हो ही नहीं सकते। सपोज इफ यू टेक इनटू अकाउंट A बेंजल क्लोराइड, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। B मेटाक्लोरोटोल्यूइन, नो इट्स नॉट पॉसिबल। C भी बेंजाइल क्लोराइड। तो आप लोग देख सकते हो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कुछ पॉसिबल है तो वो है ऑप्शन C, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन, ठीक है। दैट इज करेक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आपका X हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे ही पता चल रहा है कि C करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग आंसर बनाते हैं। अब नेक्स्ट बोला है इन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। तो इसी टोल्यूइन को जब लाइट के साथ अगर रिएक्शन करें तो आप लोग अगर इस रिएक्शन को एक्सेस में करते हैं, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, ये CCl3 बन जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसे मैं थोड़ा प्रॉपर्ली लिखता हूँ, ठीक है। और अगर 1 मोल में लिया होता तो CH2Cl बनता। देख लेते हैं जैसा हमें ऑप्शन में दिया है। तो हमारा ऑप्शन में ये आपको दिया है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, आप देख रहे हो यही दिया है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो देखा देखी बात है, यहाँ पे आंसर जो है वो C होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। तो 75 रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इन द मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन, और इसमें नाइट्रिक एसिड और हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली H2SO4 being a stronger acid acts as an acid and nitric acid being a weaker acid acts as a base। तो ये H+ एक्सेप्ट करता है एक्चुअली, तो ये H+ को ट्रैप करता है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये बेस की क्वालिटी होती है जिससे OH2+ बनता है और फाइनली इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद का फिर क्या होता है, NO2+ बेंजीन से अटैच हो जाता है जिससे प्रोडक्ट बन गया। तो हमें तो पूरा ये सब नहीं पूछा है, हमें बस बोला है इसका बिहेवियर। तो इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ बेस,
ठीक है, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 76 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एनकाउंटर किया था, वही आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। वहां जो मैंने एक्सेस में लिया था, यहाँ पे 1 मोल में लिया, तो वही हमारा आंसर है। ए में अगर देखोगे टॉल्विन का रिएक्शन विथ Cl2 बॉइलिंग, ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है CH2Cl। तो ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली CH2 डॉट बनता है जो Cl डॉट से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सही है। वैसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म रहता है, लेकिन उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं क्योंकि हम ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते थे। अगर आप देखोगे बाकी सारी रिएक्शंस, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर बी की बात करें तो दिस इज नथिंग बट फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, AlCl3Cl को ट्रैप करेगा, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन से अटैच होता है। दैट इज नॉट अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कार्बोकेटाइन बनता है उससे। ऑप्शन सी अगर देखोगे, Cl हटेगा और NO2 लगेगा, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहां भी रेडिकल नहीं बनता है। ऑप्शन डी देखोगे तो Cn- एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, जिससे कार्बोनिल में पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है, O-H+ ट्रैप करता है। द ऑप्शन डी इज एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसलिए ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते थे। BCD में तो कभी रेडिकल नहीं बनता है। ए इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 77 पे आते हैं, तो बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग इस साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करें, ग्रिग्नार्ड ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा प्रोवाइडेड इट इज अ 3 मेंबर्ड और अ 4 मेंबर्ड इपॉक्साइड। लेकिन यहाँ पे तो ईथर है ही, यहाँ पे तो इपॉक्साइड है ही नहीं, ये तो ईथर है सिंपल, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, यहाँ पे CCH3 डबल बॉन्ड N-। अब इसको अगर हम लोग प्रोटोनेट करेंगे, CCH3 डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमीन, ठीक है। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, HOH HOH। तो आपको पता है हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 OH। तो यहाँ से आप वाटर का एलिमिनेशन कर दीजिए, तो बेसिकली आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है इट इज दिस बेंजीन CH3 डबल बॉन्ड। तो ये एसिटोफिनोन बन जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ मेटा पे OCH3 तो रहेगा ही। दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी इसको इस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं इसे। ये जो हमारा P बना है 77 में, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन B, ठीक है। B इज करेक्ट। 78 पे आते हैं। 78 में क्या है, आपको पूछा गया करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो एक बार ये कंपाउंड्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे NO2 पैरा पे -M, CH3 पैरा पे +H, तो सीधा बात है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 3 का होगा, फिर 1 का आएगा, फिर 2 का आएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 3, 1, 2 हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 79 पे। तो 79 अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि हमें बोला है डाइजोनियम सॉल्ट अगर हमने ले लिया है N2 प्लस Cl-, और इसका रिएक्शन अगर CuHCl से किया है, ठीक है, तो इससे उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया है कि N2 निकल जाता है और Cl जुड़ जाता है, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ N2। तो हमें बोला दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, N2 निकला और न्यूक्लियोफाइल Cl- लग जाता है। दिस इज गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। बाकी बाल-शीमैन रिएक्शन में तो हम लोग डाइजोनियम से फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। सेनमेयर्स में हम लोग एक्चुअली CuCl-HCl लेते हैं, या फिर CuBr-HBr या फिर CuCN-HCN, वो तीनों रिएक्शन को कलेक्टिवली हम लोग सैनमेयर रिएक्शन बोलते हैं। फिंकलस्टाइन में मैं आपको बताता हूँ कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaI एसीटोन से करते हैं, SN2 पाथ, जिससे अल्काइल आयोडाइड बनता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गिवन इन NCERT। तो दिस इज सिंपली गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 80 को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। ये फ्रीडल-क्राफ्ट के ड्रॉबैक्स में ही पढ़ाया जाता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वो नहीं देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। उसका रीजन ये है, जैसे किसी को भी ले लें, अगर एल्काइलेशन ले लें, अगर आप एक EWG लगाते हो और जैसे RxAlCl का रिएक्शन करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका रीजन ये है, यहाँ से एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ही लेगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को क्या इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर देखोगे क्यूमीन एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये ऑप्शन हमारा ये है क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। जाइलीन इसको बोलते हैं, बेंजीन से CH3, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा, तो मैं ऑर्थो डेरिवेटिव ले लेता हूँ। दिस इज जाइलीन। नाइट्रोबेंजीन और एक हो गया टॉल्वीन। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर यहां पे हम लोग देखें, ये है डोनेटिंग ग्रुप प्लस H, ये है डोनेटिंग ग्रुप प्लस H, ये भी डोनेटिंग है प्लस H, ये लेकिन हमने क्या देख लिया, विड्रॉइंग ग्रुप -M, ये है प्लस H। हमारा आंसर ये होगा। दिस विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, फॉर दिस ग्रुप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इट विल बी डिफिकल्ट टू कैरी आउट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। अब आते हैं 81 पे। To get DDT, that is dichloro diphenyl trichloroethane, chlorobenzene has to react with the following compound in the presence of concentrated sulfuric acid. DDT के लिए हमें क्लोरोबेंजीन के साथ चाहिए होता है trichloroacetaldehyde, which is directly written in the fourth option, ठीक है, क्लियर है, D। तो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, CCl क्लोरल बोलते हैं इसे, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लोरल। इसका रिएक्शन जब क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन कर दो, तो ये है हमारा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो हमें पूछा गया इसके बारे में, तो दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, D ऑप्शन सही है। 82 की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट R इज, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस से इथाइन बनता है। उसके बाद इसका रिएक्शन अगर हॉट आयरन ट्यूब में करेंगे तो इससे बेंजीन बनता है, ठीक है, ठीक है, दिस इज योर Q। इसका रिएक्शन अगर CH3Cl AlCl3, तो CH3 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, टॉल्वीन, ठीक है, R। तो हमें बोला है कि R कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा टॉल्वीन, ठीक है, C। अब बात करते हैं 83 का। ये रिएक्शन आपने देख के आइडेंटिफाई कर लिया होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेंजीन का अगर रिएक्शन करें, ठीक है, RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इससे CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जिससे बेंजीन के साथ ये COR जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो, वही हमें प्रोडक्ट दिया है, तो हमें चाहिए ये RCOCl, दैट इज A ऑप्शन, ठीक है। 84 की बात करते हैं। व्हाट इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन बॉइलिंग टॉल्वीन एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। देखिए इसमें क्या होगा, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन बॉइलिंग टॉल्वीन, ये है टॉल्वीन, इससे अगर क्लोरीन को पास किया जाए तो हमें बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा, और इसी को अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो हमें बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, D। तो ऑर्थोक्रिसॉल, क्रिसॉल मतलब फिनोलिक, मतलब जिस बेंजीन में OH भी है और CH3 भी है, ठीक है, उसी को क्रिसॉल बोलते हैं। तो ऑर्थो पे अगर दोनों का रिलेटिव पोजीशन 1-2 है तो उसे ऑर्थो बोलेंगे, अगर 1-4 है, ठीक है, तो उसे हम लोग पैराक्रिसॉल बोलेंगे। तो दीज आर द कंपाउंड्स, वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। 2,4 डाइहाइड्रोक्सीटोल्वीन मतलब अगर आप एक ही बेंजीन में 2 OH भी रख रहे हो और CH3 भी रख रहे हो, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, हमने निकाली दी है, ये बेंजाइल अल्कोहल ही होगा, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, D इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 85 का। तो अगर 85 देखें, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन दिया है, अच्छा आइडेंटिफाई करने बोला है कि अगर फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से, ठीक है, तो क्या लेना होगा, X पूछा है हमें, अच्छा रिएक्शन पूछ रहे हैं, और इसका रिएक्शन अगर, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज X एंड दिस इज Y, और रिएक्शन करके इससे सैलिसिल्डिहाइड बनाया। चलिए ऑर्थो ही सैलिसिल्डिहाइड बना लेते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, COH, ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड, या पैरा भी बना सकते हैं। दिस इज मेजर दो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। बोला कि Y कौन सा रिएक्शन होगा, तो बड़ा सिंपल है, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था राइमर टाइमिन, ठीक है,
और यहाँ पे रिएजेंट लिखा तो नहीं है लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसके रिएजेंट है CHCl3 + NaOH। और ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आप डाउस प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। NaOH 623 केल्विन 300 atm pressure. This is 623 Kelvin and 300 atm pressure. This is known as Dow's process. तो इसका सही आंसर हो जाएगा C. C is the correct answer, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन B पे, ठीक है। Let's talk about 86. Phenol is heated with phthalic anhydride in the presence of concentrated sulfuric acid. The product gives pink color with alkali. तो ये phenolphthalein हो जाएगा। It's a very standard and important reaction, ठीक है। कि थैलिक एनहाइड्राइड होता ही है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग फिनॉल के साथ करेंगे, ठीक है, ये वाटर का एलिमिनेशन जिससे प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल्फ्थैलीन, ठीक है। दिस इज फिनॉल्फ्थैलीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है बात, ठीक है। बट दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, इसलिए हमें बोला है सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 87 देखते हैं। फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स फॉर्म्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर रिएक्शन, ये सबने कर दिया होगा। इसका आंसर होगा ब्रोमीन इन वाटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन अगर Br2H2O के साथ करोगे तो इससे ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनता है, ठीक है। दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। वाटर एक्चुअली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, यहाँ पे H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है जिससे ये फिनॉक्साइड बनता है। यही फिनॉक्साइड का हम रेजोनेंस करते हैं, तो इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल फर्दर Br2 से रिएक्शन करते हैं। डबल डबल यहाँ पे Br बना, इसी का आप टॉटोमर बना दीजिए, तो इससे ऑर्थो पे आ गया। फर्दर ये आगे बढ़ सकता है, आप H+ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज पैरा पे आएगा, फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कीजिए। तो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये पास्ट ईयर्स में आया हुआ है, ये वापस से आ सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 एनीसोल, ये होता है एनीसोल, ये हमने पहले भी देखा है एनीसोल को। अब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड AlCl3, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, पहले भी देखा हुआ है हमने। एक्चुअली ये OCH3 है। ये OCH3 ग्रुप हमारा प्लसम ग्रुप है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये बहुत ही बल्की है और इसमें एच बॉन्डिंग नहीं है, तो ये पैरा पे अटैक करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो OCH3 डिसाइड करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पैरा पे अटैक होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं Cl2 FeCl3 के साथ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें डिसाइड ये करेगा, इट इज अ बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू प्लसम, ये तो प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा, तो इसके ऑर्थो पे लगा देते हैं किसको, Cl को, सही है। नेक्स्ट स्टेप में HBr हीट। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है ये Br- CH3 के साथ जुड़ेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर देखो क्या होगा, Cl, ये 3 मिथाइल ऐसे मैं लिख सकता हूँ टर्शियरी ब्यूटाइल को, तो फाइनली ये OH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, O-H+ को ट्रैप कर लेगा। तो दिस इज योर आंसर फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो होगा OH, Cl और टर्शियरी ब्यूटाइल, तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं इस पे 89। तो हमें दिया है A रिएक्ट्स विथ C2H5OH गिविंग B प्लस NaI, हेयर A and B आर रेस्पेक्टिवली। तो सीधा बात है, हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें RO- Na+ हमें फॉर्मेट दिख रहा है और उसके बाद ईथर C ऑप्शन। थोड़ा सा आपको देखो इसमें रिएक्शन का आइडिया लगेगा। ये रिएक्शन इट इज नथिंग बट विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी NaI है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये पढ़ा होगा आपने। इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स, जिसमें हम लोग SN2 पाथ लेते हैं। तो इसमें सीधा बात है भाई, अगर A आपने CH3 CH2 O- Na+ ले लिया तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप गया, जिससे आपका B बनेगा C2H5O और वही आपका ऑप्शन है C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। CCl3, आप लोगों को सबको पता है कि Cl2 FCl3 के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl+। CCl3 कैसा ग्रुप है, -H, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, तो
माइनस एच ग्रुप्स कैसे होते हैं आपको पता ही होगा कि ये होते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, क्लियर है। तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग मतलब मेटा डायरेक्टिंग। अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो या तो आप ये पोजीशन लीजिए या तो ये पोजीशन लीजिए। तो इसके मेटा पे जो है आपको Cl को लगाना होगा, ए नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थो मेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी विल बी करेक्ट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 90। अब बात करते हैं 91 की। क्लोरोबेंजीन इज डैश रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू। देखिए इसके लिए आपको आइडिया रहना पड़ेगा ग्रुप्स का। मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरोबेंजीन अगर रेट ऑफ EAS की बात है तो मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर दे देता हूँ। सबसे पहले आते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, उसके बाद आते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, फिर आते हैं वीकली एक्टिवेटिंग, फिर आता है वीकली डीएक्टिवेटिंग, फिर आता है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, लास्ट में आता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैंने 6 क्लासिफिकेशंस बताई हैं, इसमें स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में आते हैं स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप्स, ठीक है, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, OR हो गया, NHR हो गया। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में आता है वीक प्लस M जिसमें इंटरनल कॉन्जुगेशन हो, जैसे NHCOR, OCOR, ठीक है, ये आ जाते हैं। वीकली एक्टिवेटिंग में आ जाते हैं प्लस H प्लस I ग्रुप, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, O माइनस हो गया, CO माइनस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है O माइनस तो नहीं, सॉरी, O माइनस तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में हो गया, लेकिन CO माइनस हो गया। तो ये सब जो कि प्लस I प्लस H ग्रुप ज़्यादातर हैं, ठीक है, तो वो आ जाते हैं वीकली एक्टिवेटिंग में। वीकली डीएक्टिवेटिंग में आ जाते हैं एडजस्टिव ग्रुप्स, जो ग्रुप्स होते हैं आपके जिनमें डुअल बिहेवियर होता है, विड्रॉइंग बिहेवियर भी होता है, जैसे फिनाइल हो गया, विनाइल हो गया, उसके बाद फिर नाइट्रोसो हो गया, हेलोजेंस हो गए, ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके बाद आता है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, इनमें आ जाता है आपका वीक माइनस I माइनस M ग्रुप्स, जैसे या फिर माइनस H ग्रुप्स भी, जैसे CCl3 हो गया, CF3 हो गया, ये आ जाते हैं। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में आपका आता है जैसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए, NF3+, NH3+, NR3+, NO2, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो हमें बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन इज डैश रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ, इनमें और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी एक्टिवेटिंग वाले हैं ये सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ये जितने भी डीएक्टिवेटिंग वाले हैं इनमें स्ट्रांगली और मॉडरेटली वाले तो नहीं, सॉरी, यस, ये स्ट्रांगली और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग वाले तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन जो वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो मैं आपको क्लासिफिकेशन अभी बता रहा था आप समझ ही रहे होंगे। तो ये क्लोरीन की अगर बात करूँ तो क्लोरीन इस टीम में है वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, तो क्लोरीन इसमें है। तो क्लोरोबेंजीन अगर बेंजीन से बात करें, ठीक है, तो बेंजीन से कम रिएक्टिव होगा, इट इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि बेंजीन में कोई ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन के आते ही रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को कम करना। तो हम लोग इसलिए बोलेंगे कि क्लोरोबेंजीन में क्योंकि क्लोरीन आ चुका है, वो तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो बेसिकली क्या होगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो इसलिए इट विल बी लेस, ठीक है। लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, जैसा मैंने बोला है, वीकली डीएक्टिवेटिंग कैसे होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी लेस एंड ऑर्थोपैरा, दैट इज बी, ठीक है। चलो अब 2 की बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, गैमेक्सेन। तो गैमेक्सेन ये होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जब आप बेंजीन का रिएक्शन Cl2 से करते हैं, ठीक है, एक्सेस H-, तो इससे आपको गैमेक्सेन मिलता है। गैमेक्सेन का स्ट्रक्चर यहीं बनाता हूँ मैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इट्स C6H6Cl6, तो ऐसा बेंजीन जैसा फॉर्मूला इसका आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिंडेन। तो इनमें से जो भी दिया है, हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया है, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 93। Which of the following 2-halonitrobenzene is most reactive towards nucleophilic aromatic substitution? 4 हमें दिया हुआ है, ये F लिखा है मैंने, मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर ही बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, बेंजीन में लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पे अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग EWG रहता है, ये NO2 ही है, ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए अगर इनमें आप देखें तो सब में डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव इंडक्टिव ही लग रहा है। तो डेल पॉजिटिव जितना इंटेंसिफाइड होगा, इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इजीली। वही पूछा है हमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो हमें पता है कि फ्लोरीन का -I सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। इसलिए रेट का ऑर्डर ये रहेगा। तो हमें मोस्ट रिएक्टिव बोला है तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, आपको बोला है which one of the statements given below concerning properties of solution describes a colligative effect। अब colligative effect जो होता है बेटा वो तब होता है जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, हमें बस ये इंश्योर करना है कि हमारा सॉल्वेंट क्या है और हमारा सोल्यूट क्या है, और वो दोनों हमारे ये वॉलेटिलिटी का जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि ऑप्शन 1 को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेज बाय द एडिशन ऑफ इथेनॉल। पहला बात, कॉलिगेटिव इफेक्ट जो होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो if an option is talking to you about decrease in boiling point, that is surely not a colligative property, right? Coming to the next option, vapor pressure of pure water decreases by the addition of nitric acid। अब vapor pressure of pure water decrease जरूर हुआ है, बट उसका कारण है negative deviation and यहाँ पे ये एक कोई भी colligative property नहीं है। अगर हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन डिक्रीजेज बाय द एडिशन ऑफ नैप्थलीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन डिक्रीजेज बाय द एडिशन ऑफ नैप्थलीन। तो बेंजीन एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, नैप्थलीन एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन डिक्रीजेज बाय द एडिशन ऑफ नैप्थलीन हैज टू बी द colligative effect that relates to relative lowering of vapor pressure, right? जिसकी वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बेंजीन और टोलुइन का एडिशन like is formation of an ideal solution, this is also not related to colligative effect, okay? तो 94 theoretical question है, आंसर होना चाहिए बेटा आपका C, okay? क्वेश्चन आता है 95 4 gram of a non-volatile solute dissolved in 36 gram of water produces a relative lowering of vapor pressure of 0.1। the molecular mass of solute is, okay? तो मेरे को 95 बताइए यहाँ पे क्या बोला गया है। आपको बोला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना है, 0.1 है। तो डायरेक्टली हम जानते हैं कि RLVP जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का वैल्यू डायरेक्टली बता दिया है, 0.1 है। तो बोला है कि 4 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 36। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट? दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मैं डायरेक्टली मोल्स ऑफ ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो मेरे को बताओ 0.1 Na प्लस 0.1 इंटू NB। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम जानते हैं क्योंकि 36 ग्राम ऑफ वाटर अगर दिया हुआ है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 36 बाई 18 is the number of moles of solvent, that is water, must be equal to Na, right? अब 0.1 Na अगर उस तरफ जाता है, right? 0.1 Na अगर उस तरफ जाता है तो क्या मैं लिख सकता हूँ Na minus 0.1 Na, तो 0.9 Na, and this will be equal to here 0.2, right? क्योंकि 18 2 से 36 होता है, 2 into 0.1 0.2। तो Na का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 2/9, राइट? 0.2 by 0.9 दैट इज 2/9। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और मोलर मास वो है जो हमें निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू 9 into 4 36 by 2 दैट इज इक्वल टू 18। इफ इट इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ओके? आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा बेटा। At temperature 327 degrees Celsius and concentration C, osmotic pressure of a solution is P। तो osmotic pressure जैसे हम पाई इज इक्वल टू CRT से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्चुअली आई भी रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है, अगर क्वेश्चन आपका सोल्यूट के बारे में को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो वी कैन जस्ट अज्यूम दैट Van't Hoff factor is 1, राइट? एंड कैरी फॉरवर्ड विथ पाई इज इक्वल टू CRT। आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताइए, आपको बोला गया है टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है एंड कॉन्सेंट्रेशन C है, ओके? कॉन्सेंट्रेशन C है, गैस कांस्टेंट तो R ही रहेगा, और टेम्परेचर 327 यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ 600 केल्विन, और उस पे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो P है। द सेम सोल्यूशन एट कॉन्सेंट्रेशन C/2। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने अगर C/2 कर दिया
आर वही रहेगा। टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस मतलब 700 केल्विन, और इस पे बोल रहा है प्रेशर आ रहा है आपका 2, और अगर प्रेशर 2 आ रहा है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 × 2 4 बाई 700। यहाँ से क्या मैं निकाल सकता हूँ कि सी आर का वैल्यू क्या होगा, विच विल बी 4 बाई 700। और आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ पी क्या है, तो सी आर का वैल्यू अगर 4 बाई 700 है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। सी आर के जगह पे 4 बाई 700 इंटू 600, दैट मीन्स 0 0 obviously gets cancelled, 6 4s are 24 by 7. So this will be the value of P, and that is our correct answer, option number B. Okay, pretty straightforward. आते हैं अगले सवाल पे 97. The molar elevation constant for water is 0.56 degree Celsius per kg of water. Okay, तो आपको Kb का वैल्यू दे दिया है, Kb of water आपको बता दिया है 0.56 केल्विन kg पर मोल है। केल्विन बोल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। आप बोलिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेल्टा टीबी हम जानते हैं किसके बराबर होता है, केबी इंटू मोलालिटी विच इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, राइट। तो हम इसे बोल सकते हैं केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.56, मास ऑफ सोल्यूट कितना 6 ग्राम, मोलर मास यूरिया का सबको याद होना चाहिए 60 होता है, 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट 200, तो डायरेक्टली यहाँ तो 5 अगर इसको काटा तो 12, 6 अगर इसको काटा तो 2.56 बाई 2 दैट इज 0.28, और अगर डेल्टा टी बी 0.28 है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ है वो 0.28 डिग्री सेल्सियस का हुआ है। हम जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का, तो अगर इट इज एलिवेटिंग बाय 0.28 डिग्री सेल्सियस तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is going to be 100.28 degree Celsius. That is option number B. Okay, 97. Coming to the next question, 98. बताइए if osmotic pressure of 1 molar urea is pi, what will be the osmotic pressure for 0.1 molar NaCl? तो 1 molar urea pi is equal to CRT, right? अब आपको बोला गया है कि यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 है, कॉन्सेंट्रेशन 1 डाल दिया और इंटू आरटी, ये जो बोला है ये उसका पाई, ये किसके लिए, यूरिया के लिए। अब बोला व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.1 मोलर NaCl। अब NaCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड हम उसका, एंड सिंस देयर इज नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन अस्यूम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं कि NaCl के लिए जो I का वैल्यू होगा वो होगा 2। तो अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का वैल्यू जब यूरिया के लिए ले रहे थे तो वो भी 1 ही आ रहा था, और जब NaCl के लिए लेंगे तो 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना, कॉन्सेंट्रेशन बोला है 0.1 RT, तो 2 इंटू 0.1 RT यानी कि 0.2 RT, और RT का ही वैल्यू क्या है पाई है, तो हम लिख सकते हैं 0.2 पाई इज ऑप्शन नंबर D and that is our correct answer. Okay, coming to the last question, second last question in the paper 99. आप बोलिए assertion reason है वापस से। If 100 cc of 0.1 normal HCl, if 100 cc of 0.1 normal HCl are mixed with 100 cc of 0.2 normal HCl, the normality of the resulting solution will be 0.3. Now this statement can be denied outright because normality here is an intensive property, and intensive properties are not additive in nature, right? उनका हमें weighted average लेना होता है, तो obviously assertion is wrong। और रीजन क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटीज ऑफ सिमिलर सॉल्यूशंस लाइक HCl कैन बी एडेड, ऑब्वियसली दिस इज अगेन रॉन्ग, तो हम क्या बोलेंगे, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन 100, अगर हम देखें व्हेन मीथेनॉल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अब मीथेनॉल जब हम पानी में ऐड करते हैं तो दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अ लिटिल ग्रेटर देन दैट एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ, एंड इफ द वेपर प्रेशर इज हायर दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट हैज टू बी लोअर, राइट। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, यहाँ पे आपको असर्शन में बोला है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो दैट हैज टू बी रॉन्ग। एंड रीजन आपको क्या बोला है, व्हेन अ वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड।
तो ये चीज़ हम 100% नहीं बोल सकते, बिकॉज डिपेंड करता है कि फाइनल वेपर प्रेशर कैसा है, वो सॉल्यूशन मिलके आइडियल मैंने वो दो कंपोनेंट्स मिलके, वो दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स मिलके वो किस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, आइडियल कर रहे हैं या नॉन आइडियल कर रहे हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड 100%। हम तभी बोल सकते हैं बेटा जब हमारा सॉल्यूट क्या हो, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो जो कि वेपर प्रेशर की ओर कंट्रीब्यूट ना करे, राइट। तो इसीलिए हम वापस से इस केस में भी हमें वही मिल रहा है कि असर्शन और रीज़न दोनों गलत है, एंड जिसकी वजह से इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, राइट। तो द पेपर आई फील वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू शुड हैव सॉल्व दिस पेपर। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पेपर में क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर भी नहीं था। Like at least the physical bit in like around 20 to 25 minutes, right? Not more than that. कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है, इन केस ऑप्शंस आपको देखने पड़े होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने ध्यान से इसे सॉल्व किया है तो आपसे सॉल्व हो गए होंगे इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस इजीली हो गए होंगे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू डिड वेल। और अगर ये सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद मी इन एबीसी सेंटर। तो आप जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट पेपर का एनालिसिस ठीक से कीजिएगा, ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। अगर आपको किसी में डाउट्स रहे आगे के पेपर्स के लिए, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।